अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई। मार्केट में एक नंबर्स जनरेट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है, नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर। IPOs के हवाले से बड़ी गुड न्यूज़ हैं, वो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी एक पॉजिटिव जेस्चर है अबाउट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान थ्रू SIFC। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सऊदी डेलीगेशन भी आया, उनकी एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत भी हुई और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, जिसमें माइनिंग एंड मिनरल के सेक्टर में बहुत बड़ी एक यकीनन इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है। गवादर में रिफाइनरी के हवाले से बात हो रही है, एग्रीकल्चर साइड पे एक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और साथ साथ इसका आउटकम, एक रिफ्लेक्शन जो है हम कह सकते हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट भी एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ऑल टाइम हायर साइड पे दिखाई दे रही है। आज भी हमने देखा मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी पंच किया इंटरडे हाई में, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चीज़ें जो कि इकोनॉमिक साइड पे हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं। काफ़ी अरसे से ये देखा जा रहा था कि एक नेगेटिविटी थी या रूमर्स थे, लेकिन अब जब से हम देख रहे हैं अगस्त से लेके सितंबर से लेके जो एक स्टेबिलिटी इन द करेंसी है वो हमें वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एक एक्सपोर्ट के हवाले से जो मसाइल थे या इम्पोर्ट के हवाले से जो मसाइल थे या बिजनेस कम्युनिटी के अंदर जो एक करेंसी के हवाले से कैओस पाया जा रहा था वो तमाम हद तक सेटल डाउन हुआ। और साथ साथ अभी जो एक ऑनगोइंग सिनेरियो है एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, तो वो थोड़ा सा अभी डिस्कस हो रहा है। यकीनन उसके ऊपर भी कोई ना कोई आउटकम जरूर आएगा। सो डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे, साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आ सकती हैं और फ्यूचर में जो उनकी एक हम कह सकते हैं कि आने की उम्मीद है। साथ साथ ग्रोथ के हवाले से बात करेंगे, ग्रोथ टारगेट्स क्या हो सकते हैं। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन किया है फरीद आलम साहब ने। आप CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ अब से कुछ देर बाद ओवर कॉल मौजूद होंगे आरिफ हबीब साहब। आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब लिमिटेड ग्रुप के, उनको खुशामदीद कहेंगे। सो मैं फरीद साहब से पूछती हूँ सबसे पहले। फरीद साहब, बड़ी अच्छी न्यूज़ है अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन हम कहें या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखें या फिर अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो कितना एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है। साथ साथ अगर हम एक्सपोर्ट के नंबर्स देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर या फिर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी अच्छे आते हैं। स्टॉक मार्केट में अर्निंग्स की बात करें, यहाँ भी बड़ी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ है। तो कैसे आप इस पे कमेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ें मार्केट में ऑन गोइंग है? जी, आपने बिल्कुल सही सेट की टोन। इकॉनमी में काफ़ी दिनों बाद थोड़ी वाइब्रेंस नज़र आ रही है। 10 महीने से जो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी है उसमें SIFC का एक बड़ा रोल है और SIFC अब एक रियलिटी है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स और चैलेंजेस हैं और रहेंगे, पर जहाँ जहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज हमारे जब उसको बॉयल डाउन करो या उसको देखो तो एंड में एडमिनिस्ट्रेटिव निकलते हैं ज़्यादा बनिस्बत के किसी और तरह के इश्यूज हों। SIFC का जो मैंने नाम लिया उसमें यह कि इन्होंने जो एक्सपोर्ट्स या जो अंडर इन्वॉइस्ड एक्सपोर्ट हो रही थी उसको, और या बहुत सारी जगहों पे जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल प्ले करना था या करवाना था वो किया। उससे मैं सिर्फ अगर कन्फाइन करूँ अपनी इस पॉइंट को टू द एक्सचेंज रेट, तो 278 और देयर अबाउट फॉर 10 महीने या 280 के राउंड रहना इन इटसेल्फ बहुत अच्छा है, काबिल सताइश काम है पाकिस्तानियों के लिए। वी आर एज कंट्री मैन और पाकिस्तानी वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड। यहाँ ये ज़रूर है कि बहुत सारे हमारे नाजरीन जो आजकल और हमारे जो इन्वेस्टर क्लास है वो इतनी एजुकेटेड है और सोशल मीडिया उसको इतना कुछ बता देता है कि वो कहता है कि अगर ये स्टेट बैंक अगर वो 5-6 बिलियन डॉलर मार्केट से ना ख़रीदता तो 255 का हो जाता और वगैरह वगैरह। सो इट इज़ गुड, हेल्दी डिबेट इज़ ऑलवेज वेलकम्ड बाय एवरीबडी इंक्लूडिंग अस। सो ये जो डिस्कशन और डिबेट्स अगर हेल्दी डिबेट हो तो अच्छा रहता है, बट ग्रुप में हर तरह के लोग होते हैं तो फिर वो डिस्कशन कहीं ना कहीं हेवाई हो जाती है। नेगेटिविटी को थोड़ा सा आप नहीं प्रमोट करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ग्रुप में क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं और मुझे अफसोस आमतौर पर इस बात पे होता है कि दोस्त यार या अच्छी हेल्दी डिबेट के अंदर ये जो एक आके बंदा वो पॉलिटिकल डिवाइड को बेस बना के खत्म कर देता है डिस्कशन को। सो
दूसरे आपने बात की कि आपने देखा कि इस दफ़ा 29 अप्रैल की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें सबका एक बन चुका था, 2-3 महीने से माइंड बन चुका था, और उसी वजह से हमारी मार्केट ने 73,000 का लेवल भी टच किया था। उसमें जब इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ तो फिर थोड़ा दिल खराब हुआ, इन्वेस्टर क्लास मार्केट ने रिएक्शन दे दिया था, फौरन रिएक्शन दिया। फिर सऊदी अरब, पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस लिहाज से खासे खुशकिस्मत हैं कि कोई ना कोई इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हो जाता है। कभी सी पैक में देख लें कि $26 बिलियन लगा दिए चाइना ने और रोल ओवर्स में और अपने कामों में। ये ज़रूर है कि उस पूरे पीरियड में हमने, हमारा उस वक्त चैलेंज जब सी पैक आया तो बिजली का था, यानी पावर का था, और सारे काम सी पैक में ज़्यादातर वो पावर की तरफ गए। अच्छा, उसके बाद अब सऊदी अरब वाला जो है इशू, ये सऊदी के साथ ज़्यादा पाकिस्तानियों की मोहब्बत भी बहुत जागती है और वो डीप पॉकेटेड लोग हैं, और उसमें प्राइवेट सेक्टर अभी जो प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं और जो हमारी क़यादत को थोड़ा सोचना है और समझना है, तो मेरे 2 सेंट्स इसमें ये हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो अच्छा काम हो रहा है, बट अगर प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा सऊदी वाला मुतहर्रिक हो जाए और वो ज़्यादा यहाँ के बिजनेसमैन से इंटरेक्ट करे तो उसमें जल्दी इफेक्ट आएगा और देर पा इफेक्ट आएगा। फरीद साहब, एक तरफ हम ये देखते हैं कि एक रमज़ान के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई, एक वो तो उम्रे पे गए थे, लेकिन फिर उसके बाद एक अच्छी MBS से मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद बैक टू बैक सऊदी डेलीगेशंस का आना, ईरानियन प्रेसिडेंट का आना, मुल्क के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखना, फिर एक जल्दी से ही डेलीगेशन एक बार आए, फिर अभी भी दूसरी बार, और जो ये दूसरी डेलीगेशन आई है 50 जो इसमें बिजनेसमैन आए हैं, ये कहा यह जा रहा है कि ये हायर कम्युनिटी है, ये बड़ी एक क्रीम बिजनेस कम्युनिटी है जो आई है, इट्स नॉट लाइक कि ये छोटे बिजनेसमैन है। तो इट मीन्स कि आप नहीं समझते कि जॉइंट वेंचर्स की जो बात हो रही है, और यहाँ पाकिस्तान में भी हमने कल भी देखा जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई उसके अंदर भी काफ़ी जो पाकिस्तान एक क्रीम बिजनेस कम्युनिटी है वहाँ मौजूद थी, तो आपको क्या लगता है कोई जॉइंट वेंचर सामने आएंगे जो आप प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से बात कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या इसकी कोई है आने वाले दिनों में उम्मीद? जी, उम्मीद तो पाकिस्तानी बहुत जल्दी बांध लेते हैं और बिजनेसमैन बाद में बांधता है, आवाम जल्दी बांध देती है, बट आई थिंक येस देयर इज़ अ प्रॉमिस, और इस चीज़ को हाउ डू वी कैपिटलाइज टू दीज अपॉर्चुनिटीज़, और ये जो इस वक्त एनर्जी और इनर्शिया क्रिएट हुआ है, मेरा पॉइंट ये था, और यू राइटली पॉइंटेड आउट कि भाई बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आए हुए हैं। मुझे ये लगता है हमेशा से कि जो इंजन ऑफ ग्रोथ है वो प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट कितने लोगों को रोजगार दे देगी, क्या कर देगी, और एंड में अगर गवर्नमेंट कुछ करे भी और एंड में उसने लॉसेज ही शो करने हैं, जो स्टेट एंटरप्राइजेस का हाल होता है, तो फिर हम उससे भी छुटकारा हासिल करने में एक पूरा अहद लग जाता है। तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर ही सामने हो, वही काम करे तो अच्छा है। और इस वाले मामले में सऊदी अरब में क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस नहीं है, हाँ वो मिनरल एंड माइनिंग में बहुत हमसे आगे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मिनरल्स एंड माइंस में कंपनियों ने भी काम किया और वहाँ के लोग भी हैं, उनके पास प्लस पॉइंट है लिक्विडिटी का, पैसे का। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजिकली तो हम कुछ ना कुछ अच्छा पोजीशनिंग कर लेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली अगर मैं इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा फिलोसफिकल ना हो एट द कॉस्ट ऑफ सेइंग इट, कि स्ट्रेटजिकली हमारा इनके साथ खड़े होना, उनका आना और इतने शौक से आना, और अब MBS का भी चांस है आने का। जी जी। सो आई थिंक इस वाले हिसाब से स्ट्रेटजिकली तो हम बहुत अच्छी पोजीशन होते जा रहे हैं। इकोनॉमिकली हम क्या अचीव कर पाएंगे, इट इज़ येट टू बी सीन। हमें इसके लिए अपने टारगेट्स और अपने थोड़े से विजन सेट करने होंगे ताकि ये हमारी चीजें डाइवर्सिफाई हो जाए। हर दफ़ा जो वाटर मार्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमने वी हैव हैड अ लवली people who represented Pakistan back then. मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन we have such strong negotiators in the past heading the organizations and attracting foreigners and foreign investments in Pakistan. तो हमें दोबारा उस तरह के लोगों की और क़यादत थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करे। आई थिंक बहुत कुछ डूएबल है। नहीं, टीम तो बहुत अच्छी है और अभी भी इंटरिम सेटअप में भी बहुत अच्छे थे, बाकी अभी भी है, तो वी आर होपिंग कि आगे बेहतर हो। बिल्कुल सही है, आपने इंटरिम सेटअप की अच्छी बात की। देखें इंटरिम सेटअप के जाने मतलब जब हो रहे थे वो, तो लास्ट 1 साल हो गया जब हु इज हु इस्लामाबाद में था, दुनिया के टॉप जो उस वक्त वो रिकॉर्ड दिख के सिलसिले में जी 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 जी
पूरे दुनिया के टॉप के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और माइनर्स और वो जो बैरन वो सारे लोग थे वो आए थे। तो इनर्शिया यहाँ क्रिएट होता है और फिर थोड़ा कम होता है। इस अभी स्टेक्स की बात हो रही है ना, बैरेक गोल्ड के स्टेक्स के हवाले से ही हो रहा है ना। जी जी, असल तो हमारा जो एक अल्लाह ने हमें एक ये दिया हुआ है एक एसेट, उसकी दुनिया में बहुत पजीराई है। लॉट ऑफ पीपल आर आफ्टर इट टू हैव इट। हमें क्योंकि इस रेट पे जो पीपीएल और पाकिस्तान गवर्नमेंट होल्डिंग्स को और ओजीडीसी को जिस प्राइस पे वो मिला था, वो तो एक थी रनअवे प्राइस, वो जा रहा था, उसको मिल गया। मुझे एज अ पाकिस्तानी ख्वाहिश और शौक होगा मुझे कि हम उसको इस वाले एसेट की जो एक्चुअल कीमत है दुनिया में उस पे हम इसको ऑफलोड कर सकें। बिकॉज जिस रेट पे हमारी किताबों में लिस्टेड कंपनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा मसला नहीं है हमें समझना सारी बातों को, कि जिस रेट पे हमारे पास पड़ा है वो एसेट, वो रेट था जिस पे वो भागता हुआ बंदा छोड़ के गया था। अब हम अगर शौक से दे रहे हैं तो थोड़ा इसको मार्केट रेट के मुताबिक दें। अच्छा, मार्केट की बात हो रही है तो मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से पूछना चाहूंगी, क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं? डेली बेसिस पे कुछ नया अचानक से भी सरप्राइज मिल जाता है। समटाइम्स मार्केट में एक अच्छा चार्म क्रिएट होता है, अचानक मार्केट ऑल टाइम हाई पंच कर देती है, और इट्स लाइक डेली बेसिस पे हम कोई ना कोई हर वीकली कुछ ना कुछ देख लेते हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है ट्रेंड, और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आने वाले दिनों में? देखें, ये जब हम इस लेवल पे आए हैं KSE 100, तो ये हर दफ़ा जब ऊपर जाएंगे तो हर रोज़ इंशाल्लाह नया रिकॉर्ड बनेगा और अल्लाह करे ऊपर रिकॉर्ड ही रहे। और भी क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, मैं आपके प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि आप यू साउंड मोर पॉजिटिव ईच टाइम वी सबको कहते हैं, लोग जिनको कहना है वो कहते ही हैं। तो मैं कहता हूँ कि डू आई हैव अ चॉइस, रोज वो आंसर खामोश हो जाते हैं। आई थिंक हर एक पाकिस्तानी को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, और सिर्फ ऑप्टिमिस्ट नहीं होना चाहिए, फिर अपने एफर्ट, अपने ज़ात से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसके अंदर कुछ करना भी चाहिए। सो टू मी अभी मार्केट ने बहुत कुछ करना है। अभी अगर मैं फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे जाऊं तो अभी 4 पे भी नहीं पहुंची, और हमारे से जो कंपेयर 4.5 पे भी एक है जो हिस्टोरिकल है, एक है जो साल अब गुजर गया। 30 जून 2024 को जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें 9 महीने की तो आ गई ना, तो AKD की रिसर्च और सब लोग जो रिसर्च करते हैं उन्हें पता है कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के आई है। तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, प्राइस से नीचे करना है डिवाइड आपने अर्निंग को। तो अगर आप 9 महीने की तो अर्निंग्स आ चुकी हैं और हमारे मॉडल में डल चुकी हैं, तो अगर सिर्फ एक क्वार्टर आखिरी रह गया ना, तो जो आप बात कर रही हैं वो भी सही है, लेकिन मैं समझाने की अपने बाज यंगस्टर्स और लोग सोचते हैं कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल फ़र्क क्यों होता है। तो एक है ट्रेलिंग, एक है 12 मंथ्स ट्रेलिंग, एक है जो क्लोज होगा 30 जून को। तो इस सारों के अंदर फ़र्क है, लेकिन इसीलिए मैंने 3.68 नहीं कहा, वो और भी नीचे है हमारा नंबर। मैंने 4 का एक जनरलाइज नंबर दिया है। अर्निंग्स जो आ रही हैं, और आपने ये देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों में यहाँ प्राइवेट सेक्टर ने कोई आंच नहीं छोड़ी, बहुत मुश्किल था इंटरेस्ट रेट्स के साथ। सिंगल मोस्ट फैक्टर जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन को तंग कर रहा था और है एग्जैक्टली नहीं, लेकिन उसकी अब आके उम्मीद बन चली है कि जब इन्फ्लेशन नीचे आई, उस पर हम अगले बाद में आते हैं थोड़ी देर में। तो मेरा ख्याल ये है कि एनर्जी कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट, ये दो चीज़ें अगर ऐसी, इसके बावजूद एनर्जी और इंटरेस्ट रेट के बावजूद हमारी अर्निंग ग्रोथ नहीं रुकी। प्राइवेट सेक्टर हर साल अर्निंग ग्रोथ कैसे हुई ये फिर बड़ा डिफरेंट सवाल हो जाएगा, लेकिन नहीं रुकी, इट्स अ गुड साइन। आगे अगर हम इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी हायर साइड पे हमने देखी थी, 38% इन्फ्लेशन हमने देखी थी, इससे भी ज़्यादा थी अनऑफिशियल, लेकिन ऑफिशियली जो एक पॉइंटेड आउट नंबर्स थे वो 38% थे। अब वो कम होके 20% पे आ रहे हैं, 17.3 आ गई। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी नहीं आई, जिसकी वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी है जो अपनी एक्सपेंशन पे जाना चाहती है या जो अपने न्यू बिजनेसेस का आगाज करना चाहते हैं वो बड़ा एक डिसहार्टन नजर आते हैं, जिसकी वजह से ये कहना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? जब हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कट जाएगा तो हमें ज़ाहिर है हम अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा नंबर्स देख रहे थे, लेकिन स्टेट बैंक ने अपनी दानिश्त में, अपनी ओन इन देयर ओन विजडम और अंडर सम कंडीशनैलिटीज, आई डोंट नो, क्या वो फेड को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, फेड जब करेगा तो करेगा, हो सकता है, नो यू नेवर नो, क्योंकि इस बार भी उन्होंने भी अनचेंज रखा, वहाँ भी यही एक्सपेक्टेशंस थी। सो मेरा ख्याल है कि जो अब तो बहुत ज़्यादा देखिए ना, रियल इंटरेस्ट रेट कैरी करना 1 साल 2 साल 1-2 टर्म्स, अब तो बहुत स्ट्रेट मेरे ख्याल से कितने टाइम से हमने 22 पे रोका हुआ है इसको, और इन्फ्लेशन अगर जून से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 10 महीने हो गए। हाँ, जून से।
सो अगर 17.3% की इन्फ्लेशन है और अगली और 15% पे जा रही है और नज़र आ रहा है आपको कि दुनिया में कमोडिटीज़ नीचे आई हैं। अभी आप देखें कि अभी पेट्रोल क्या जब आएगा ये 15th वाला, तो 10 रुपए से 12 रुपए पेट्रोल की प्राइसेस गिर जाएंगी और 5-6 रुपए डीजल गिर जाएगा। ऑलरेडी अभी 5 रुपीस की तो कमी देखी गई है अभी जो लास्ट फोर्टनाइटली हुआ है। हाँ जी, अभी तो जो हुआ है उसके बाद, क्योंकि शिपिंग के जो प्रीमियम्स है वो कम हो गए, वो जो इजिप्ट की स्विज कैनाल का चक्कर है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, भी और कमी इंशाल्लाह आ जाएगी और तो और फर्क पड़ेगा। बट जितनी आ चुकी है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि 10-12 रुपए पेट्रोल में और 5-6 रुपए 15 तारीख को आप देखेंगे कि इंशाल्लाह शायद अल्लाह करे उससे ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये कंजर्वेटिव में बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक इन्फ्लेशन के अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इज़ वीट, एंड जो कॉमनर्स की जो हम सब लोग की खुराक है वो राइस की देख लें कि रेट नीचे आ चुका है, कॉटन का, कमोडिटीज़ का, सब चीज़ों का। अच्छा, ओलिन या जो पामोलाइव, इन्फ्लेशन के हवाले से काफी चीजें फूड सारी दुनिया में नीचे आया, पाकिस्तान में नीचे आया। इसको अब इन्फ्लेशन का जो नंबर नीचे आ चुका है तो अब किस बेसिस पे रोकेंगे? मुझे तो लगता था कि इसको 50 बेसिस या 100 बेसिस पॉइंट इस दफ़ा कम करेंगे और 100, 200, 300 बाद में करेंगे, लेकिन अब जून में मुझे लगता है कि इकट्ठा 400 बेसिस पॉइंट पे 4% की गुंजाइश है इनके पास और एक ही दफ़ा कर देंगे। और इतनी खुशी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी? ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गालिब ने कहा था ना कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। सो वो एंड देयर इज मैनी असले बिटवीन कप एंड लिप। तो हम सब लोग अपनी अपनी गॉसिप और अपनी अपनी रखेंगे जब तक मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आ जाती। बट होप दे दिया है मार्केट नो बट ये तो द राइटिंग इज ऑन द वॉल। आई मीन मैं भी अगर एक्चुअली चार चीजों को जमा करूं जो सारी दुनिया देखती है और हमारे सेंट्रल बैंक की कमेटी देखेगी, तो किस मतलब मुंह से कहेंगे नहीं हमने चेंज करना, दिल हैव टू कट। देख रहे हैं आप तमाम डॉट्स को मिलाने के बाद ये रिजल्ट निकल रहा है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो नुकसान है इतने हाई रेट रखने का, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुद है, क्योंकि हमारी जो इंटरनल बोरिंग है वो बहुत बड़ी है। तो अच्छा, इंटरनल बोरिंग का बड़ा एक अच्छा आपने पॉइंट निकाला है। इंटरनल बोरिंग की बात हो रही है तो एक इंटरिम सेटअप में एक चीज़ हुई थी कि आपने जब सुकुक बॉन्ड लॉन्च किए और उसकी होल्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दे दी, तो यहाँ से बोरोइंग का जो मार्कअप है वो काफ़ी कम हो गया था, रिमेंबर? तो अब ये वाला एक सिनेरियो बोरोइंग के ऊपर फिर बैंक से करना, तो व्हाट इज़ द साइंस? और दूसरा ये कि जो अभी 4 बार आई गेस किया गया या 3 बार और उसमें हमेशा से एक रिजल्ट अच्छा आया, उसमें एक अच्छा आउटकम मिला, तो इसको जारी रखना या फिर बोरोइंग ही करना फिजिबल है? मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बट क्रेडिट जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट को और स्पेशली चेयरपर्सन को। उन्होंने बहुत सारे हर्डल्स को अचीव किया और इन्होंने उसको ये जो सब लेके आए। जितना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे किसी गवर्नमेंट के ऑप्शन में, उतना रेट नीचे आएगा। और आपने देखा कि पहले 2-3 ऑप्शंस में तो इतने ज़्यादा मासेस ने इतना पैसा दिया लाके कि टारगेट अगर लेट से अगर 100 था तो लोग 700 बिलियन पे 7 टाइम 10 टाइम ज़्यादा लिया। सो आई थिंक दिस वाज जस्ट एन इंडिकेशन एज टू द लिक्विडिटी विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, और वो लिक्विडिटी की चैनलाइज हो नहीं रही। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट वो जो हमारे यहाँ रेंट सीकिंग मॉडल है और सब लोग इंटरेस्ट हाई के ऊपर फायदा उठा रहे हैं। फरीद साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। आरिफ हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अब चेयरमैन हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम सलाम। सर, हम देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से काफ़ी अच्छी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, खासकर जो अभी सऊदी डेलीगेशन आया, तो आप क्या समझते हैं? लास्ट आपका भी विजिट रहा सऊदी अरब, तो कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो मैं करूंगा, जो फरीद आलम साहब बैठे हुए, तो फिर आपको जरूरत नहीं थी मुझे फोन पे लेने की, उनको सब चीजों का इल्म है, वो आपसे शेयर करेंगे। ये तो मैं फरीद साहब से पूछूंगी सर, लेकिन आप प्लीज ये बताइए ना। सही, तो आई थिंक ये बड़ी खुशहाल बात है। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है वो विजिट किया, फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ डेलीगेशन आया, फिर अभी जो है वो इनके जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर के साथ जो है वो अच्छा बड़ा डेलीगेशन आया, और वो काफी कल की मीटिंग यूजफुल रही है। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो बहुत जल्द जिस पर काम शुरू होता हुआ लगता है वो रिकॉर्डिंग की इन्वेस्टमेंट है, और उस पर मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जो है ब्रेक थ्रू हो सकेगा। फिर ज़ाहिर एग्रीकल्चर, आपका जो IT, एनर्जी, और उसमें भी जो है काफी टीम जो है वो उन्होंने
बायलैटरल B2B जो है डिस्कशंस जो है हुई है, और अब कुछ दिनों में दोबारा प्लान हो रहा है। और ये आई थिंक जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी तो उस वक्त गौहर एजाज साहब की सरबराही में डेलीगेशन पाकिस्तान से गया था, और वहाँ जो है वो मुख्तलिफ एरियाज में, और यहाँ से सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके साथ थे। तो अब ये जो एक्सचेंज डेलीगेशन बहुत खुशायद होता है, लेकिन उसके सही रिजल्ट्स आते हैं इनके फॉलोअप से, कि वो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, तारुफ होता है, वो तारुफ के बाद जो उनका इंटरेस्ट जो है वो ये बताते हैं, और उस इंटरेस्ट की बेसिस पर फिर फॉलो अप जो होता है, और उससे फिर उसके नताइज जो है वो आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जो है डेलीगेशंस का एक्सचेंज हुआ है, तो उसका फॉलो अप रहेगा। इसमें ज़ाहिर एक एरिया जो है वो जो जिसको कहते हैं कि वो लो हैंगिंग फ्रूट है, वो आई थिंक ये सिक्योरिटीज मार्केट है। सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत जो है वो फिक्स इनकम और इक्विटी है। फिक्स इनकम में रुपया स्टेबल भी है, और वो जो वो बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव रिटर्न। लेकिन आरिफ साहब, फिक्स इनकम की बात हो रही है, तो यहाँ फरीद आलम साहब से भी अभी हमने एक सवाल पूछा था इंटरेस्ट रेट के हवाले से, और अभी जो पॉलिसी अनाउंसमेंट थी उस पर मार्केट ने रिएक्शन दिया, डिमोरलाइजेशन एक देखी गई, क्योंकि एक एक्साइटमेंट थी कि इंटरेस्ट रेट कम होगा 29 को जो अभी अनाउंसमेंट थी। लेकिन जो अब अपकमिंग होगी, तो मैं इनसे पूछ रही थी, तो इनका कहना था कि मे बी 400 बिप्स का जो है वो एक हम कह सकते हैं ईजिंग हम देख सकते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक ये एक सही एनालिसिस है, और ये होना यही चाहिए जो उन्होंने इंडिकेट किया है। जो हमारे नंबर्स हैं वो इसी को जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो ये होना चाहिए। मैं जो पिछली बात कर रहा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं जिनके पास डॉलर्स हैं, वो अगर इस वक्त ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्टमेंट कर दें, तो रुपए की भी स्टेबल है और उनको बहुत बड़ा रिटर्न जो है वो अवेलेबल है। जो हमारी इक्विटीज मार्केट है, ये भी सऊदीज इन्वेस्टर्स को दिखाई गया कि उसमें ये बहुत जल्द जो है उसमें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ भी वैल्यूएशंस बड़ी लो हैं, तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। द टाइम इज नाउ राइट कि इसमें जो है ये इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंटर हो मार्केट में, तो दे कैन in fact benefit in a very short period of time। तो ये क्या था, और इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इसको जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को हम देखते हैं तो ऑलरेडी 17% जो है वो अप्रैल का है, और अगले साल का जो एवरेज IFC ने जो है वो प्रोजेक्ट किया है वो 13% का है, कि 13% इन्फ्लेशन जो है वो अगले साल का एवरेज 13% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फॉलोइंग ईयर में 5-6% करते हैं। तो उसके पेश नजर बिल्कुल ये केस बनता है कि इंटरेस्ट रेट को ग्रेजुअली कम किया जाए। राइट आरिफ साहब, अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें, और यहाँ पे जो सऊदी अरब का डेलीगेशन आया है, इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे देखते हैं आप, अगर लोकल बिजनेस कम्युनिटी की देखी जाए तो? आई थिंक उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है लोग ये एक हो तो बहुत अच्छा है, आइडियल बात है, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए जो है गवर्नमेंट के साथ लोग डील करना जरा घबराते हैं, इसलिए कि वहाँ लोग चेंज हो जाते हैं, फैसले नहीं होते, इश्यूज जो है वो ये बनते हैं। तो पहले तो आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि आप प्राइवेट सेक्टर जो है वो लोकल प्राइवेट सेक्टर और इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप्स हों, तो वो ज्यादा आइडियल है। फिर ना हो तो आई थिंक अगर फॉरेनर्स 100% आना चाहे तो वो आए, लोकल 100% आए, तो कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ ये आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल को जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो लेकिन उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो नॉर्मली शाय रहता है कि ये इनका हमारे जो गवर्नमेंट का जो है ऑनरिंग ऑफ कमिटमेंट का रिकॉर्ड बहुत पुअर है, तो उससे जरा उनको झिझक रहती है। राइट
काफ़ी डिटेल हमने बात कर ली। थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर का एनालिसिस भी यही है, उनका कहना भी यही है जो आपने कहा। तो फरीद साहब अब आप भी कमेंट कर दीजिए ना कि क्या ज़रूरत थी उनको लेने के लिए। आरिफ भाई हमारे सीनियर हैं और जाहिर है इंडस्ट्री व्यू दिया उन्होंने। मुझे खुशी है कि देखिए जिन चीज़ों को बेस बना के हमने अपनी प्रेडिक्शंस करनी है वो जाहिर है मेरे लिए आरिफ भाई, अकील भाई और सब लोग ये वही चीज़ देखते हैं जो और सीनियर्स की और पहले देख लेते हैं। हमारी अगर predictions 6x6 आजकल तो बूढ़े हो रहे हैं हम, ऐनक लगा के होती है तो इनकी तो नज़र जो है जो आपने ऑन स्क्रीन मान लिया बुड्ढे हो रहे हैं। चलिए एक लाइटर नोट पे निकल जाएगा। आने वाली जो हेडविंड्स भी और टेलविंड दोनों को देखने की जो ये जो पावर है यही तो आपको फिर ऊंचा ले जाती है। राइट फरीद साहब, एक चीज़ और के इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है तो मार्केट पे चले मैं पहले बात कर लेती हूँ। मार्केट में थोड़ा सा न्यू आईपीओस के हवाले से एक्साइटमेंट देखी जा रही है, तो आप बताएंगे कि आईपीओस का जो सिलसिला थोड़ा सा पहले बीच में हमने देखा बिल्कुल ही रुक गया, फिर उसके बाद एक न्यू एक्साइटमेंट आई है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए आईपीओस काफ़ी अरसे से हो नहीं रहे थे और क्योंकि वैल्यूएशन ही आपकी अगर 4 टाइम्स मल्टीपल पे थी तो अच्छी कंपनियों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो क्यों इतने लो मल्टीपल पे अपने आप को आके लिस्ट कराएं। और लिस्टिंग आपको पता है जब फर्स्ट टाइम आते हैं आप स्टॉक एक्सचेंज में तो वो एक कंपनी की लाइफ में एक ही दफ़ा लिस्टिंग हो सकती है और बहुत सारे लोग बहुत कंसर्न रहते हैं कि भाई हमारा डेब्यू अच्छा हो, मतलब हमें ओवर सब्सक्राइब हो, बिकॉज दैट वे उनकी प्रोडक्ट, उनकी नेकनामी और उनकी मैनेजमेंट की आती है बेहतरी। अगर 4 के मल्टीपल पे कंपनी आने वाली अच्छी कंपनी है, उन्होंने यही सोचा अच्छी कंपनियों ने कि इंतज़ार करें, लेकिन सब इट इज़ मतलब बहुत ही ओपन बात है कि आईपीओस के बगैर मार्केट का वजूद जो है वो थोड़ा अंडरमाइन हो जाता है। जी। हाँ ये ज़रूर है कि जब पिछले पीरियड में जिसका आपने जिक्र किया और सबको नाजरीन को भी आइडिया है कि जब आईपीओस नहीं आ रहे थे तो हमने एकेडी हमारी कंपनी ने अच्छा प्लान किया। द वंस विच वर लिस्टेड कंपनी एंड आवर क्लाइंट्स, हमने उनके राइट इश्यूज़ कराए और बाज़ मुझे याद है लोगों ने कहा यार आप हमारे कारोबार में क्यों, हमें नहीं चाहिए पैसा। ये 3 साल पुरानी 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो लास्ट 2-3 सालों में हमने 28 बिलियन रुपए के राइट्स इशू किए, अंडर राइटिंग्स की, समझाया, गाइड किया लोगों को और उनको फ़ायदा इस बात का हुआ और मुझे खुशी है कि उनको फ़ायदा हुआ कि जब बोरिंग जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा 10 से 12 से 15, 18, 20 हुआ और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो एक सिर्फ रेट ही आपको नहीं आ रहा होता आपकी बैलेंस शीट पे या आपके P&L पे हिट कर रहा होता, जो बैंकर है, जो लेंडर बैंक है, उसकी नेगोशिएशन पावर और ज़्यादा हो जाती है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट है हमारे यहाँ। अगर 100 रुपए किसी बैंकर के पास हैं तो अगर वो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 22% रिटर्न ले रहा है तो उसको क्या ज़रूरत आ रही है कि वो काइबर विच इज़ ऑलमोस्ट द सेम K+2 पे 24% करके एक्स्ट्रा अपनी शो करे एफिशिएंसी। तो दुनिया अब आप देख लें बहुत सारे हमारे बड़े बैंक्स हैं 5 कि वो पकड़ते हैं हम लोगों से डिपॉजिट कासा फंड्स के अंदर, करंट एंड सेविंग अकाउंट में, और उसको फिर देते हैं ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बैंकिंग इज़ अबाउट टेकिंग रिस्क। खैर ये ज़रूर है कि मैं इसके ऊपर बैंकर मेरे दोस्त नाराज़ भी होते हैं मुझसे बिकॉज नॉट लॉन्ग अगो, तो खैर 20 साल हो गया, आई वाज आल्सो अ बैंकर, बट आई थिंक बैंकिंग के अंदर जो ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट है कि अगर आपके पास है ही थोड़े पैसे, क्योंकि आपके ज़्यादा पैसे तो लग गए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल सिक्योर्ड, उसके बाद आपने लैंडिंग करनी शुरू करनी है। सो आई थिंक मुझे इस बात को कहने में कतन वो ज़रूरत नहीं है कि जो बोरिंग के लिए अब मैं आप बल्कि आप वापस आता हूँ आप आईपीओस पे। सो आईपीओस हाँ 2 अच्छी कंपनी आ रही हैं, बल्कि एक अभी कंक्लूड हुआ, वो फिक्स्ड प्राइस वाला था, वो छोटा था 400 मिलियन का। जो बड़े आईपीओस हैं वो एक आईपैक है, इंटरनेशनल पैकेजिंग, लवली कंपनी, वो आ रही है कल और परसों, और फिर 15 और 16 को एक फास्ट केबल, जो केबल मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं। तो दोनों अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छी है। और हाँ, और मेरा एक आर्टिकल था बहुत पहले, मैं कहता था और आज भी कहता हूँ कि एन आईपीओ कैन नॉट बी सोल्ड, आईपीओज हैव टू बी बॉट। इस जो नया सरमाया आएगा जिससे जो कंपनी ग्रो करेगी उससे ही आगे काम चलेगा और नंबर ऑफ शेयर जो ट्रेडिंग अच्छा काम आएगा। राइट जिस तरह हमारी इस कंपनी के अगर मैं बताऊं तो एक जो कंपेटिटर है वो मार्केट में है, दे आर हैव अ फाइन नेम, लेकिन उसके शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं 14 मिलियन। अब 14 मिलियन में अगर कोई एक्सपोजर लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है फंड मैनेजर, और आजकल आपको पता है फैमिली बिजनेसेस में
30 से 50 बिलियन वाले तो 10 लोग हैं जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपने ये जरूर, मैं बताऊं अपने नाजरीन को, नॉट दैट दे डोंट नो, दे ऑलरेडी नो इट, कि पाक सुजुकी मोटर कंपनी का जब वो उसने डीलिस्ट किया अपने आप को, जो इतना बड़ी अमाउंट और जो 600 रुपए के ऊपर जब गई, तो जब वो पैसा आया मार्केट में, तो पहले तो वो गया उसी सेक्टर में जहाँ से उसने डाइवेस्ट किया था। एक पंजाब का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसने एक बहुत बड़ी अमाउंट पहले तो इंतजार किया, खैर जब उसने डाइवेस्ट किया तो उसके बाद वो पूरा सेक्टर री रेट हो गया। और एक कंपनी है, उस नाम लूँ या ना लूँ एक ही बात है, उसकी भी लिस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की थी वे बैक। उस कंपनी का रेट 125 से शुरू हुआ और 700 रुपए पे पहुंच गया। इसी तरह बाज और कंपनी है उसी सेक्टर में जिनके प्राइस शेयर की पिछले 3 महीनों में 200% बढ़ गई है। ऑटो सेक्टर पाक सुजुकी के हिलने से या बायबैक से पूरा रीरेट हो गया। हालांकि आजकल गाड़ियां कम बिक रही हैं जी, जो दूसरा वाला सेक्टर है, फाइनेंसिंग नहीं हो रही ना, इसलिए फाइनेंसिंग नहीं हो रही। और लेकिन ये पूरा सेक्टर, इस पे जो कंपनी है अपनी प्रोडक्ट बेच पा रही हैं, और वो जो 700-800 वाली कंपनी है वो तो एक उसने नाम पैदा कर दिया है पूरा। मैं सिर्फ तवज्जो दिलाओ नोटिस अगेन मैं कहूँगा एक सेक्टर में, अच्छा लोग ये स्पेकुलेशन थी मार्केट में कि जिस सेक्टर में पैसा आया है ग्रुप के पास और लोगों के पास पाक सुजुकी को बेच के 600 रुपए के अपना पैसा, तो क्या वो डिफरेंट ग्रुप्स में जाएगा, इसी में जाएगा। तो देखे ना, लिक्विडिटी जिसके पास होती है, और ये जो पंजाब बेस्ड हमारे फैमिली बिजनेसेस वाले बड़े लोगों ने अच्छा काम किया और बहुत अच्छा इन्होंने इस दफा पूरी रैली को इंड्योर किया और बड़ा संभाला। सो आई थिंक पाक सुजुकी वाज द वन इन द री-रेटिंग ऑफ द सेक्टर एंड some of the scripts which have gone 100-200+% in just about 3 months. Wow. I'm not मैं अपने नाजरीन को ये नहीं कह रहा कि हर दफा यही होगा, क्योंकि लेकिन ये तो एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं और आती रहती हैं। अच्छा, न्यू इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं ना इन्वेस्टमेंट करें मार्केट के अंदर, थोड़ी सी उनको भी टिप्स मिले, थोड़ा मार्केट के अंदर आके, ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी मार्केट है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि इसके अंदर चार्म बहुत मौजूद है। अभी आपने ही कहा कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से अभी बहुत वैल्यूएशन जो है वो चीप है, आगे बहुत गुंजाइश है। तो क्या लगता है आपको, कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए और न्यू इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे, खासकर वो इन्वेस्टर्स जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या बिल्कुल नए हैं? जो बिल्कुल नए हैं और जिनको फाइनेंस नहीं आती वो तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत समझ गए हैं, सीख गए हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी इज अ रिस्की बिजनेस बट रिस्क वर्थ टेकिंग, तो मुझे लगता है कि आईपीओस में आए और जो सेक्टर में जो लीडर्स हैं उनमें आए। लीडर का हो सकता है कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल 4 का ना हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, बिकॉज ये 4 वाला तो एवरेज है ना। ब्लू चिप्स। हाँ, अपने सेक्टर में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी में जाए। जो लैगर्ड है वो भी ऊपर जाएंगे, बट अगर वो जो मूवमेंट के अंदर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता है वो भाग जाता है कि यार ये क्या होगा हमारे साथ। सो जो हर सेक्टर में अच्छी कंपनी है उसमें जरूर एक्सपोजर लें, और नए जो आईपीओज आ रहे हैं इसमें आए, इसमें अच्छी कमाई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो आपने सेक्टर्स बताए कि हाँ नए सेक्टर्स के अंदर कुछ अच्छी कंपनीज की तरफ जाएं, तो आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर्स हैं जिनको टारगेट करना चाहिए? देखिए, इंटरेस्ट रेट इंशाल्लाह तो नहीं ले सकते हैं। 2 पॉइंट्स में बता दूं। एक तो ये है कि जहां जिस कंपनी की बोरिंग ज्यादा है और इस वक्त उसका प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो रही है बिकॉज ऑफ हायर फाइनेंशियल चार्जेस, तो अब फाइनेंस चार्जेस आप मेरे हिसाब से तो सेफली यू कैन अज्यूम कि कम होंगे, तो उसके ऊपर आप अपना इम्पैक्ट खुद ही एक्सेल शीट पे बना के देख लें, तो वो बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट में आ जाएंगी। हाँ, उनकी अगर प्रोडक्ट के अंदर स्केलेबिलिटी और सेलेबिलिटी है, ये ना हो कि प्रोडक्ट बिकती ना हो उसकी, मतलब प्रोडक्ट बिक रही है बट फाइनेंशियल चार्जेस उसकी गेयरिंग ऐसी है कि उसकी इक्विटी कम है यानी अपनी, और उसने बोरो ज्यादा किया हुआ है। बिकॉज आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब एक्सपेंशन में लोग गए उस वक्त रेट था 10, 12, 14% का, जब वो कर लिया तो 22 हो गया। तो उनकी कैलकुलेशन में गलती नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए थे कि वो बेचारे फंस गए डिफरेंट रेट पे जाके। अब पहला तो वो वाली कंपनियां देखें कि जिनकी प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है बट उनकी फाइनेंशियल चार्जेस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ हुआ है। हाईली लेवरेज जो कंपनी है, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा, उनका सेटल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसमें सीमेंट सेक्टर भी हो सकता है, उसमें सिलेक्शन चूज करना पड़ता है। वो एक शेयर है, वो लोग तो कहते हैं गालिब का है, लेकिन वो गालिब का है नहीं। वो उसने कहा था ना कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो शेयर लफ्ज जो है वो यहाँ ये वाले शेयर स्क्रिप्ट्स हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा आप अपने डबल मीनिंग शेयरों से हमें अब दूर रखें। 2 शेयर हो गए, वी आर जस्ट हिटिंग द टॉपिक। अच्छा फरीद साहब, एक चीज़ ये जो
बहुत ज़रूरी है वो ये कि अब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है, मार्केट में अच्छी न्यूज़ आ रही है, इंटरेस्ट रेट भी चले कम हो ही जाएगा, जैसे आपने कहा कि 400 बिप्स की गुंजाइश है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बेहतरी की तरफ आ रही हैं। एक चीज़ यहाँ एनर्जी के हवाले से क्वेश्चंस उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी एनर्जी प्राइस के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। नए IMF के प्रोग्राम में जाते हमें थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। तो ये आप क्या समझते हैं कि एनर्जी के हवाले से जो 20 सेंट्स के ऊपर या हमारी जो एक रीजन के अंदर कंपेटिटिवनेस की बात हो रही थी वो कितना होगी, और दूसरा कि अगर हम एनर्जी के ऊपर IPPs के हवाले से मसाइल थोड़े हल कर लेते हैं तो यहाँ से आउटकम क्या होगा? ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरेरी, जिसको लिटरेचर नहीं आता, जिसने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा या जिसने, तो 3 अलाउड है वैसे PTV, 3 तो मैं पढ़ाता हूँ शेयर। कमिंग बैक टू द सीरियस माइंडेड थिंग्स, जो आपकी 2-3 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गोइंग फॉरवर्ड IMF आपके साथ क्या करेगा और आप IMF के साथ क्या कर पाएंगे। सो अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं, आपने होमवर्क अच्छा किया हुआ है, आपके पास गुंजाइश है टू नेगोशिएट IMF, तो आप अच्छा अपना प्रोग्राम लेके आ जाएंगे। आपको कमोडिटी साइकिल ने आपको जगह दे रही है, आपको एक्सचेंज रेट जगह दे रहा है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो थोड़े से पाकिस्तानी इस दफ़ा जब नेगोशिएट करेंगे तो IMF की टफ कंडीशनैलिटीज़ को शायद थोड़ा हैंडल कर सकें। बट IMF प्रोग्राम में आपको पता है ग्रोथ आपकी अगर 3-4% होती है तो एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट आ जाता है, बिकॉज हमारी इंपोर्ट लेड एक्सपोर्ट है। और लेकिन एनर्जी के हवाले से जो सवाल है, एनर्जी में हमारा ये मसला हो रहा है कि सारी इंडस्ट्री इस वक्त जा रही है शौक से अपना 1.5 इंच की मस्जिद बना रहे हैं और वो सोलर पे। अब सोलर के लिए इतना बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं, और जो हमारी 42,000 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी है, जो कि वो इतनी ज़्यादा लग गई है एक्स्ट्रा कि अभी आपने देखा कि थोड़ी देर से पहले हमारी वो रिसर्च ने कहा था कि पीक टाइम पे 12 बजे या 2 बजे और हमारी जो डिमांड थी वो इतनी गिर गई थी कि वो 12,500 मेगावाट थी, विच वाज यूज्ड टू बी मच मोर देन दिस। तो मैं भी अभी फैसलाबाद और लाहौर और सारी जगह घूम फिर के आ रहे हैं। सब लोग जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त यार हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम वापडा से क्यों लें, हम इसको लें। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3.5 लाख B1 कनेक्शन के लिए लोग बैठे हुए हैं और वापडा देता नहीं है उनको कनेक्शन। तो दोनों तरफ से है, लेकिन यस जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके ऊपर रख के चलाना बिजनेस करना मुश्किल है। बट आई थिंक जो कैपेसिटी पेमेंट है इसका कोई सवाल, इसका कोई हल निकलना बहुत ज़रूरी है इन द शॉर्टर रन, बिकॉज दिस विल ईट आउट एनी प्रोग्रेस दैट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड आर इकोनॉमी। वैसे तो गुंजाइश जितनी है उसमें जब ये हिट करेंगे तो ये जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट आएगा वो एनर्जी की प्राइस का आएगा और कैपेसिटी पेमेंट का आएगा। ये जो IPPs के साथ हमारे जो मुआहदे हैं ये हमें कंटिन्यू टू हॉन्ट अस। अब अल्लाह करे इसमें कोई तरीका निकालना नहीं पड़ेगा। तो इसका तरीका, इसका आउटकम यही है कि वो IPP से बाय कर लें या कोई ना कोई ऐसी चीजें IPPs को खुद बाय कर लें, या जो ऐसे हैं जिनको मतलब बहुत सारे हैं मेरे, आई थिंक लॉट डिस्कशन व्हिच हैज हैपेंड एंड विल कंटिन्यू टू हैपन इन ऑन द मीडिया, द सोशल मीडिया, कर भी चुके हैं। इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है एंड इट्स नॉट दैट पीपल डोंट नो दिस कि, लेकिन अभी भी शुगर सेक्टर कहता है कि हमसे लेते 11-12 रुपए हैं, पता नहीं मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, और हमें देते इतने का है। तो शुगर सेक्टर जो जनरेट करता है बगास से सबसे सस्ती तरीन पड़ती है, बट जाहिर है वो सीजन है उसका, वो 3 महीने ही कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते। फिर हमारे पास कैनप वाला काम भी बहुत अच्छा है। बट आई थिंक ये जो IPPs वाला है इसको थोड़ा सा नेगोशिएट, और 2-3 कमेटियां बनी, उन्होंने कुछ अपनी तरफ से किया, बट आई थिंक मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू हैंडल दिस मैनेस। राइट और इसके साथ साथ जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो भी हैप्पी हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट के जो उन्हें आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे, उनके रेट्स जो हैं बड़े फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और उनकी कंपेटिटिवनेस बहुत अच्छी हो जाएगी। ये एक क्वेश्चन है वाकई जो कि मैटर करता है। दूसरा ये कि फरीद साहब, अब अगर इंटरेस्ट रेट के हवाले से ही बात करें और एंड ऑफ द ईयर अब तो बजट भी अनाउंस होगा, फिस्कल ईयर नया स्टार्ट होगा, इसके बारे में क्या आपके थोड़े से प्रेडिक्शंस है या क्या फोरकास्ट है कि बजट के अंदर टैक्सेस के हवाले से क्या होगा? न्यू कोई टैक्स लगने जा रहा है या टैक्स बेस के ऊपर काम होगा? क्योंकि अभी IMF की भी लिस्ट में अगर हम बात करें या कंडीशनैलिटीज़ की बात करें तो टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स बेस की बात हो रही है। तो टैक्सेस के हवाले से और खासकर कॉर्पोरेट टैक्स देखें तो ऑलरेडी इट्स टू हाई, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिन में क्या होगा बजट के हवाले से? देखिए, FDI का पाकिस्तान में कम आना ओवर द पीरियड, उसमें वन ऑफ द रीजन इज हाईएस्ट टैक्स रेट। हमारे यहाँ टैक्स रेट है
ओवर द ईयर बहुत ज़्यादा हाई है। और जो सुपर टैक्स हमने लगाया था थोड़े अरसे के लिए, वो गवर्नमेंट को एक मज़ा लग गया, उसने कहा ठीक है इसको लगा दिया, बल्कि उसको 500 मिलियन एंड अबव पे लगाया था, बाद में उसने और छोटा करके स्लैब्स चेंज कर दिए। बट आई थिंक ये जो गवर्नमेंट का जो साइज है उसको इन द टाइम्स टू कम हमें छोटा करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल ईट आउट एवरी प्रोग्रेस एंड ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट दैट वी विल मेक। फरीद साहब, एक तरफ आपने टैक्स के हवाले से बात की, दिस इज वेरी ट्रू कि हमें थोड़ा सा फिक्स टैक्स रिजीम की तरफ भी जाना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक सिर्फ आप कॉर्पोरेट टैक्स ही बढ़ाते जाएं, आपको बहुत सारे रिटेल के बिजनेस को टारगेट करना पड़ेगा। ये भी तो देखेंगे, रिटेल के ऊपर काफी बात हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो ट्रैक एंड ट्रेस पाकिस्तान में आज तक नहीं लग सका, बड़ी कोशिश की, बड़े बड़े लोगों ने इस पे अपनी इजहार किया और गवर्नमेंट ने हिम्मत करके टेंडर भी किया, लेकिन वो फेल हुआ आज तक। सो ट्रैक एंड ट्रेस के साथ हम बहुत एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स है जो इकोनॉमिस्ट देते हैं कि 1 ट्रिलियन एंड अबव हम ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज ट्रैक एंड ट्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो रही। जो आपने बात की वो ये है कि जो सब लोग अगर सर जो नॉट ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट और ख़ासतौर पे ये 100 बड़ी कंपनियां ही ना 80% टैक्स दें, दुनिया और भी साथ भी हो, और उसमें जो जिस तरह सेल टैक्स था या जो बाकी चीज़ें, जब अगर आप 40% टैक्स दे देंगे, लगा देंगे, तो फिर जो इसका जो स्टिफलिंग इफेक्ट है वो महसूस होता है कि आप किसके लिए कमा रहे हैं। मुझे याद है महातिर मोहम्मद ने एक दफ़ा इन्वेस्टर्स को खिताब किया और उन्होंने कहा कि वेल वी आर ग्लैड टू वेलकम एज पार्टनर्स। तो लोगों में से किसी ने कहा कि सर हम तो आप गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ यहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो उसने कहा वेल इन द सेंस दैट व्हेन यू विल अर्न यू विल पे अस टैक्सेस एंड दैट पार्टनरशिप इज गुड फॉर अस। तो इस सोचने की बात है कि किस तरह लेके आना किसी को यहाँ अपने मुल्क में, उससे काम कराना, उससे प्रोडक्ट या सर्विस बनवाना और उसकी ग्रोथ में अपना हिस्सा लेना। तो अगर आप कहें नहीं 40% मुझे चाहिए, तो अगला कहता है कि भाई मैं 30-40% आपके लिए करने के लिए तो मुझे पास पूरी दुनिया खुली हुई है, वाई पाकिस्तान? तो पाकिस्तान इज अ ग्रेट मार्केट फॉर लॉट ऑफ पीपल हु आर आइंग टू कम हियर एंड डू समथिंग, बट उनको फिर अगर वो एक्सपोर्ट बेस्ड हैं तो बॉर्डर पे या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आएंगे, या अगर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अगर वो 100 यूनिट्स बना रहे हैं और हमारी खपत हो रही है 70 की, तो 30 फिर भी वो बाहर ले जाएं फिर आएंगे। या रिफाइनरी की बात है कि जी रिफाइनरी यहाँ चाहिए, तो रिफाइनरी के अंदर सऊदी अरब ने भी बहुत दफ़ा कहा वो इतने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर वो आज अनाउंस भी होती है तो इट विल बी गुड। बट ये लोग कहते हैं कि भाई दुनिया में कंट्रीज़ की उम्र जो है ना 2-4 साल ऐसे गुजर जाते हैं, एंड दे प्रॉब्ली राइट, बट हमें कॉमनर्स को और पाकिस्तानियों को आज चाहिए कुछ ना कुछ, ताकि हमारी जो महंगाई है या जो हमारे साथ ये जो इस वक्त अफेक्ट जो लो इन्फ्लेशन का वो हमें महसूस होना शुरू हो और पाकिस्तान में रोज़गार पैदा हो और सब लोग इस इकोनॉमिक वेलबींग में सारे लोग शरीक हों। चलें, कमिंग बैक टू मार्केट, वन लास्ट क्वेश्चन फरीद साहब के मार्केट के अंदर जो सेक्टर वाइज आपने बताया वो कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा अभी हाईलाइटेड हैं, या फिर वही अगेन बात है जो इन्वेस्टमेंट की जाए तो कौन से सेक्टर्स में की जाए? मैंने जिस तरह आपको एक बताया था कि आपको सेक्टर से ज़्यादा अब आपको शेयर पिक करने पड़ेंगे। ठीक है, शेयर जो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा था और अभी भी अच्छा है, जिसकी ट्रेजरी बुक, लेकिन ये मैं जो बात करूंगा तो आधे लोगों को समझ में आएगी, आधों को नहीं आएगी। इंटरेस्ट रेट जब गिर रहा होगा तो बहुत सारे बैंक्स बहुत फ़ायदा उठाएंगे, उसको बहुत उनके प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जिनकी ट्रेजरी बुक ज़्यादा अच्छी मैनेज्ड है, जिसके पास एक पेपर है PIB है, लेट्स से वो 20% वाला 1 ईयर या टी बिल से ज़्यादा समझ आ जाएगा। ट्रेजरी बिल अगर किसी के पास 21 वाला है और अगला वाला जो आएगा 17 पे या 17.5 पे, तो जो एक्स्ट्रा कमाई होगी उनकी बेचने से, तो ये टेक्निकल ट्रेजरी की टर्म है। तो एक तो बैंकिंग वाले कमाएंगे वो इंटरेस्ट रेट ग्रो होते हुए जिनकी ट्रेजरी बुक वेल मैनेज है। दूसरा ये है कि सीमेंट सेक्टर या जहाँ भी कैपेक्स ज़्यादा हुई हुई है, और तीसरा मैंने आपको बताया जिसके फाइनेंशियल चार्जेस ज़्यादा हैं। आखिरी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमें जो सिर्फ एक चीज़ ने तंग किया है ओवर द पीरियड और पिछले 2-3 साल में ज़्यादा तंग किया है प्रोनाउंस्ड वे में, वो इंटरेस्ट रेट था और एक्सचेंज रेट था। एक्सचेंज रेट हमने अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक हो गया। इंटरेस्ट रेट के अंदर एक वो बिजली रह जाएगी, उसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ। 3 वेरिएबल्स थे, एक हो गया सेट। दूसरे के अंदर ये है कि हमारा जो वाटर मार्क है पाकिस्तान का, वो प्राइस अर्निंग मल्टीपल हमारा 7 से 13 था, फिर 7 से 10 हुआ। अभी ये है कि अगर हम नेबरिंग कंट्री को देखें, श्रीलंका में और या वियतनाम को देखें,
उनका भी प्राइस अर्निंग मल्टीपल 10 और 11 का चल रहा है, इंडिया का तो 20 के जैसा चल रहा है। तो चले हम अपने ही मीन की तरफ वापस आएंगे जब इंटरेस्ट रेट लो होगा, तो हमारी मार्केट वही जो मैंने पहले नंबर दिया आपको 85-90 हज़ार का इंडेक्स हो जाएगा इंशाल्लाह बाय जुलाई। वेल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।